अच्छा जी, हमने हमने जो-सा है पाकिस्तान बना लिया, 1947 में पाकिस्तान हमारे पास बन गया। तो जब पाकिस्तान बना, तो हमने क्या चीज़ देखी? हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास कुछ तो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको हमने कहा कि 562 562 प्रिंसली स्टेट्स थी और उनको ये कहा गया कि उनका जो महाराजा है, उनका जो नवाब है, जो उनके बादशाह हैं, वो जो चाहें, जो फैसला करें, पाकिस्तान की साइड पे जाना चाहें या इंडिया की साइड पे जाना चाहें, वो जा सकते हैं। उसके अलावा जो बाउंड्री कमीशन बना, उसने पंजाब की और बंगाल की तक़सीम कर दी। 9 रुकनी कमीशन था वो, सर रेडक्लिफ की क़यादत में बना वो। अच्छा जी, सरबराही में। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास पंजाब की और बंगाल की तक़सीम हो गई। अच्छा, तक़सीम हो गई, पाकिस्तान बन गया। अब यहाँ मसला क्या है? यहाँ मसला ये होगा कि जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के पास अगर हम बंगाल को भी शामिल कर लें, तो उस वक़्त 4 सूबे थे। वरना जो अब मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें हमारे पास क्या था? केपीके, जिसको उस वक़्त एनडब्ल्यूएफपी या सरहद कहा जाता था, सूबा पंजाब और सूबा सिंध। और बलूचिस्तान वाली साइड पे कलात की रियासत थी, जो कि बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और दूसरी साइड पे अगर हम 4th सूबे को भी शामिल करें, तो वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम कहते थे। और अब जो-सा बांग्लादेश है, अगर उसको भी शामिल कर लें, तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था उस वक़्त, जब पाकिस्तान बना। तो ये हमारे पास सूरत-ए-हाल थी और जो हमारे पास बलूचिस्तान सूबा नहीं था। बलूचिस्तान जो-सा है, बलूचिस्तान सूबा नहीं था, रियासत थी। कलात कलात की रियासत थी, वो फिर बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बनी, तो बलूचिस्तान उस वक़्त सूबा नहीं था। 1970 के अंदर सूबा बना था बलूचिस्तान। ये आपको जब 1970 में हम पहुँचेंगे, तो हम इसको देख लेंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब पार्टीशन हो गई, तो सबसे पहले एक तो हमारे पास जो रेफ्यूजीज़ थे, जो मुहाजिरीन वहाँ से आ रहे थे, उनका मसला था। इकॉनमी का मसला था, आइन नहीं था। जब पाकिस्तान बना, तो उस वक़्त पाकिस्तान किसके तहत काम कर रहा था? 1935 के एक्ट के तहत, 1935 एक्ट, जो 1935 का एक्ट आया था, उसके तहत जौन-सा है पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान उस एक्ट के तहत जौन-सा है वो काम कर रहा था। ठीक हो गया? पाकिस्तान क्या है, 1935 के एक्ट के तहत काम कर रहा था, तो पाकिस्तान को एक आइन की ज़रूरत थी। अब आइन के ऊपर जाने से पहले कि क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं, उससे पहले एक और चीज़ याद रख लो कि जैसे मैंने आपको बताया था सूबे, जो पाकिस्तान के सूबे थे उनके हवाले से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और वो लिख लो। वो ये है हमारे पास सवाल, वो हमारे पास सवाल जौन-से हैं वो ये हैं कि एक होता है गवर्नर और एक होता है वज़ीर आला, ठीक है? तो ये कुछ अब इलेक्शन, अब आप कहोगे कि सर ये सारी चीज़ें किस तरह से थी? तो याद रखें 1935 के एक्ट के तहत तो सब कुछ चल रहा था। जो 1945-46 में इलेक्शन हुए थे, उसमें जो लोग इलेक्ट हुए थे, वही लोग जौन से हैं, वही काम कर रहे थे। जो 1945-46 के इलेक्शन के अंदर लोग काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने आगे आकर ही काम सँभाला। अब उसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, उसकी एग्ज़ाम्पल कैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ बंगाल, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ बंगाल, मैं यहाँ लिखता हूँ पंजाब, ठीक है? पंजाब और सिंध और एनडब्ल्यूएफपी, एनडब्ल्यूएफपी यही हमारे पास सूबे थे, ठीक है? बाकी तो रियासतें थी सारी, मेन सूबे तो यही थे, जहाँ इलेक्शंस हुए थे हमारे पास। तो बंगाल की बात करूँ, तो जब 1945-46 में इलेक्शन हुए थे, तो तब जो वहाँ इनके सीएम थे, उनका नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी, हुसैन सोहरवर्दी, सोहरवर्दी, ठीक है? ये बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जौन-से हैं, ये जब पार्टीशन हुई तो उस वक़्त कौन थे? पार्टीशन मतलब पार्टीशन से पहले ये कौन थे? ये अभी मैं क्या बता रहा हूँ बिफोर, अभी प जब पार्टीशन हो रही है उससे पहले ये वज़ीर आला थे, ठीक है? ये कौन थे? वज़ीर आला थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गई, जब आफ्टर पार्टीशन हो गई, तो फिर क्या हुआ? इनको चेंज करके ए.के. फ़ज़ल हक को, शेरे बंगाल को ए.के. फ़ज़ल हक को सीएम लगा दिया गया। ये क्या है? ये आफ्टर पार्टीशन। ये जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये जब पार्टीशन 1947 में 15 अगस्त, 14 अगस्त को पार्टीशन हो गई, उसके बाद जौन-सा है आपके कौन से चीफ मिनिस्टर बन गए बंगाल के? ए.के. फ़ज़ल हक। ए.के. फ़ज़ल हक जौन-से हैं वो आपके क्या हैं? चीफ मिनिस्टर बन गए आफ्टर पार्टीशन, और बिफोर पार्टीशन कौन थे? मोहम्मद हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या था? पंजाब। पंजाब में हमने देखा कि यूनियनिस्ट पार्टी थी
और जब 1937 में इलेक्शन हुए थे तो खिजर हयात टिवाणा साहब जो से हैं वो बन गए थे चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब 1945-46 का इलेक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो वजीर आला बने उनका नाम था खिजर हयात टिवाणा। उनका क्या नाम था? खिजर हयात। उनका क्या नाम था? खिजर हयात। अब खिजर हयात जो से हैं ये बिफोर पार्टीशन चीफ मिनिस्टर थे किसके? सूबा पंजाब के, सूबा पंजाब के। लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ? पार्टीशन के बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन बने? उनका नाम था इफ्तिखार ममडूट, इफ्तिखार इफ्तिखार ममडूट ममडूट, ठीक है? इफ्तिखार ममदूद। ये कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर पार्टीशन। इफ्तिखार ममदूद साहब जो से हैं वो क्या हैं? वो सूबा पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। और फिर इफ्तिखार ममदूद के बाद, क्योंकि पंजाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक छोटा सा और भी लिख लीजिएगा, इनके बाद जो हैं फिर मुमताज दौलताना आए। इनके बाद कौन आए? मुमताज दौलताना। क्योंकि पंजाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मे बी सेकंड चीफ मिनिस्टर भी पूछ लें आपसे, ठीक है? तो मुमताज दौलताना कौन से हैं? वो सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। पहले कौन है? इफ्तिखार ममदूद। और दूसरे कौन है? मुमताज दौलताना। अब सिंध की बारी आई तो सिंध में क्या था? सिंध में एक बंदा था, उसका नाम था क्या नाम है? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। इतना बड़ा उसका नाम था। उसका क्या नाम था? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, ये एक ही बंदे का नाम है, ठीक है? हिदायतुल्लाह, जीएच हिदायतुल्लाह। आपको काफी जगह पर क्या मिलेगा? जीएच हिदायतुल्लाह। जीएच हिदायतुल्लाह का क्या मतलब? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। तो ये कौन थे? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध थे बिफोर पार्टीशन। और जब पार्टीशन हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर जो सा है अयूब खोड़ो साहब को अयूब खोड़ो साहब को अयूब अयूब खोड़ो खोड़ो साहब को चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन है? अयूब खोड़ो साहब। अयूब खोड़ो साहब जो से हैं उनको क्या किया? उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो सा है वो लगा दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो सा है किनको लगा दिया गया? अयूब खोड़ो साहब को फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो सा है वो लगा दिया गया। फिर एनडब्ल्यूएफपी की बात करें, सूबा सरहद की, जिसको अब केपी कहा जाता है, उसमें जो सा है खान अब्दुल जब्बार खान जो से हैं वो क्या थे? लिख लो बस इनको कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त पहले कौन उनके चीफ मिनिस्टर थे? खान अब्दुल जब्बार खान, ठीक है? उनका क्या नाम था? खान अब्दुल जब्बार खान, या जिनका दूसरा नाम क्या था? डॉक्टर खान साहिब। उनको क्या कहा जाता था? डॉक्टर खान साहिब उनको कहा जाता था। डॉक्टर खान साहिब। तो डॉक्टर खान साहिब थे, तो डॉक्टर खान साहिब को या खान अब्दुल जब्बार खान को किनसे रिप्लेस किया? उनको रिप्लेस किया। और ये पार्टीशन के वक्त तक थे। ये 22 अगस्त को चेंज किया गया था इनको, डॉक्टर खान साहब को। तो ये पार्टीशन के वक्त थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जो सा है इनको किन से चेंज किया गया? अब्दुल कयूम खान से। इनको किन से चेंज किया गया? अब्दुल कयूम खान से। तो अब्दुल कयूम खान जो से हैं उनसे इनको क्या कर दिया गया? उनके साथ इनको रिप्लेस कर दिया गया। तो पहले कौन बने? अब्दुल कयूम खान। वैसे इसमें पहले तो ये नहीं बनेंगे क्योंकि जब पार्टीशन हुई उस वक्त खान अब्दुल खान साहब थे, डॉक्टर खान साहब जिनको कहा जाता है, और 22 अगस्त तक ये चीफ मिनिस्टर ऑफ सूबा सरहद रहे उस वक्त के। लेकिन फिर 22 अगस्त को क्या हुआ? इनको चेंज करके अब्दुल कयूम खान साहब जो से उनको क्या कर दिया गया? चीफ मिनिस्टर ऑफ सूबा सरहद उस वक्त का जिसको कहा जाता था उसका लगा दिया गया। अब ये तो था हमारे पास, ये हमारे पास क्या था? चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्ट होता है, जो कि अवाम डायरेक्ट इलेक्ट करती है, और हमने देखा 1945-46 में ये इलेक्ट हुआ था। एक होता है गवर्नर। तो गवर्नर क्या होता है? याद रखिएगा, जो आपका फेडरल होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है। जैसे अभी अगर हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? वो शहबाज शरीफ वहाँ वज़ीर आज़म है, ठीक है? वो क्या है? वज़ीर आज़म है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है सूबों के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उसको गवर्नर कहा जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान की पार्टीशन की बात करें तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट कौन थी? फेडरल गवर्नमेंट में हम अभी देखेंगे कि कायदे आजम थे, और उसके बाद जो है नीचे लियाकत अली खान वजीर आजम थे। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सूबों के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उसको गवर्नर कहा जाता है। गवर्नर क्या होता है? फेडरल की नुमाइंदगी कर रहा होता है सूबों के अंदर। अब लाजमी तो नहीं है कि जो फेडरल में गवर्नमेंट है उस वही जो सी है क्या कहते हैं सूबों के अंदर भी हो। तो फेडरल की नुमाइंदगी कौन कर रहा होता है? गवर्नर कर रहा होता है। तो 2-3 गवर्नर आप याद रख लें, नाम जो से हैं वो पूछ लिए जाते हैं। क्या कहते हैं, बल्कि 2-3 क्या, सिर्फ आपने सिंध के और पंजाब का ही याद रखना है। पंजाब और सिंध, ठीक है? पंजाब, सिंध, और चले एनडब्ल्यूएफपी का भी जोन-सा है वो लिख लें, एनडब्ल्यूएफपी, ठीक है? पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी। तो इसमें याद रखिए, एनडब्ल्यूएफपी का तो लिख लें, ये क्या कहते हैं, एक अंग्रेज थे, उनका नाम था जॉर्ज कनिंघम। इनका क्या नाम था?
जॉर्ज कनिंगम, ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ सूबा सरहद उस वक्त का जो था, ठीक है, जॉर्ज कनिंगम। अब सिंध की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया हाजी हिदायतुल्लाह, अभी मैंने क्या बताया आपको? हाजी हिदायतुल्लाह। तो हाजी हिदायतुल्लाह साहब जौन से हैं, ये क्या थे? ये पार्टीशन से पहले वजीर आला सिंध थे, ये वजीर आला सिंध थे, और इसके इनको हटाकर अयूब खोड़ो साहब को क्या लगा दिया गया? वजीर आला सिंध लगा दिया गया। लेकिन जब इनको वजीर आला सिंध से हटाया तो फिर इनको क्या लगा दिया गया? इनको क्या लगा दिया गया? फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध। तो जी एच हिदायतुल्लाह। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह कौन है? तुल्ला हिदायतुल्लाह, ये गवर्नर ऑफ सिंध है। ये क्या है? गवर्नर ऑफ सिंध है। ये क्या है? गवर्नर ऑफ सिंध है। और इनसे पहले जो गवर्नर था उनका क्या नाम था? उसका नाम था फ्रांसिस मूडी। इनसे पहले बिफोर बिफोर इससे सिंध का गवर्नर कौन था? उसका नाम था फ्रांसिस फ्रांसिस मूडी। फ्रांसिस मूडी। अब ये फ्रांसिस मूडी कौन था? ये सिंध का गवर्नर था और पंजाब का भी गवर्नर था। अब ये दो चीजें यहां याद रखो। पहले मैं पंजाब का लिखवा दूं, फिर मैं आपको कहानी इसकी कंप्लीट कर देता हूं। पंजाब का गवर्नर पहला कौन था? फ्रांसिस मूडी। उसका क्या नाम था? फ्रांसिस मूडी। फ्रांसिस मूडी साहब, ठीक हो गया। फ्रांसिस मूडी साहब। फ्रांसिस मूडी साहब जौन से हैं, ये आपके पंजाब के अंदर 1947 से लेकर 49 तक ये आपके वजीर क्या कहते हैं, गवर्नर रहे। और इसके साथ ही ये क्या हुआ, जब पार्टीशन हो रही थी तो ये क्या है, ये उस वक्त सूबा सिंध के भी गवर्नर थे। 13 अगस्त 1947 तक ये गवर्नर रहे सिंध के। 13 अगस्त 1947 तक फ्रांसिस मोडी साहब क्या हैं? फ्रांसिस मोडी साहब 13 अगस्त 1947 तक ये आपके गवर्नर रहते हैं, किसके? सूबा सिंध के। ठीक है, उसके और साथ ये क्या थे? पंजाब के भी थे। लेकिन जब पार्टीशन हुई तो 13 अगस्त को इनको क्या किया गया? इनको हटा के जो आपके पास हिदायतुल्लाह साहब थे उनको गवर्नर लगा दिया गया, और साथ इनको कहा गया कि आप क्या करें, आप पंजाब का आके गवर्नरशिप कंप्लीट संभाल लें। और ये 2 साल तक फिर पंजाब के गवर्नर रहे। ठीक है, ये क्या रहे? 2 साल तक पंजाब के गवर्नर रहे फ्रांसिस मोडी साहब। तो ये याद रखना है, सिंध के भी गवर्नर रहे लेकिन बिफोर पार्टीशन। 13 अगस्त को इनको हटा दिया गया और इनको पंजाब सौंप दिया गया कि आप पंजाब के अब गवर्नर रहें, और 1949 तक ये पंजाब के गवर्नर रहे। और 1949 के बाद जौन से हैं, सरदार अब्दुल रब निश्तर जौन से हैं, सरदार अब्दुल रब निश्तर, वो पंजाब के गवर्नर बने। इनके हवाले से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि अब्दुल रब निश्तर जौन से हैं वो कौन थे? तो सरदार अब्दुल रब निश्तर जौन से हैं वो सेकंड जौन से हैं गवर्नर ऑफ पंजाब थे। इनके बारे में सिर्फ जनरल सवाल जो पूछा जाता है वो ये होता है कि सरदार अब्दुल रब निश्तर जौन से हैं ये किस सूबे के गवर्नर के ओहदे पे रहे हैं? उसमें पंजाब की ऑप्शन होती है, सिंध की होती है, केपी की होती है। तो याद रखना है कि सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब जौन से थे, ये सेकंड जौन से हैं क्या थे? ये सेकंड गवर्नर थे सूबा पंजाब के। ठीक हो गया, तो ये जो है आपने याद रखना है। उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर के बाद एक और भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी लिखने, आई चुंदरीगर जोन से हैं, चुंदरी चुंदरीगर। जी जी, निश्तर हॉस्पिटल, बिल्कुल। आई चुंदरीगर, ठीक है। तो आई चुंदरीगर जोन से 1953 के अंदर ये भी जोन से गवर्नर बने थे। तो अगर ये वजीर आजम भी रहे हैं आई चुंदरीगर साहब, ठीक है। आई चुंदरीगर साहब जो थे वजीर आजम भी रहे हैं पाकिस्तान के। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी अब जोन सा है टेक्निकल सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं। जैसे जो मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं, मोहम्मद अली बोगरा साहब जोन से अभी आएंगे, तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और पाकिस्तान के जोन से वो एम्बेसडर थे, और कहाँ, क्या कहते हैं, अमेरिका के अंदर। इसी तरह गुलाम मोहम्मद साहब जौन से हैं वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो वो ये सवाल पूछते हैं कि इनमें से जौन सा ये जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं, गवर्नर जनरल तो रहे हैं, गवर्नर जनरल के अलावा बताएं इनका कौन सा ओहदा था? तो इसी तरह जौन सा आई चुंदरीकर साहब जौन सा ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये बाद में गवर्नर भी बने हैं 1953 के अंदर। जोन से हैं ये पंजाब के क्या हैं, ये पंजाब के गवर्नर जोन से हैं वो रहे हैं, आई चुंदरीगर साहब जोन से, ठीक है। अभी तो मैंने बताया फ्रांसिस मूडी। अच्छा, पंजाब के पूछ रहे हो? वो तो उसके थे ना, क्या कहते हैं, सूबा सिंध के।
जी, जी, पीएम भी रहे हैं। जी, जी, फ्रांसिस मोडी ही थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, अब हम अपनी असेंबली की तरफ आते हैं थोड़ा-सा, बल्कि असेंबली की तरफ बाद में आते हैं। एक और थोड़े-से जनरल नॉलेज की चीज़ें देख लो। उसमें क्या है कि अब हमने देखा हमारे पास पार्टीशन हो गई। ये लोग थे पहले जिन्होंने सूबों को चला रहे थे। इसके साथ हमारे पास फ़ौज के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या पूछे जाते हैं, फ़ौज के जौन से हैं कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन था, ठीक है? फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ कौन था? उनको देख लेते हैं, फिर हम अपनी प्रॉपर जौन-सा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखते हैं, फिर अपने सारे गवर्नर्स जनरल को देखेंगे और प्राइम मिनिस्टर्स को भी हम साथ-साथ फिर देखेंगे। तो हमारे पास जौन-सा है, एक तो सवाल पूछे जाते हैं कमांडर इन चीफ, मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो इसको क्या लिखा होता है सी एंड सी, सी इन सीआईसी, सीआईसी, ठीक है? कमांडर इन सी इन सी, कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। जब आज़ादी हो रही थी हमारी, उस वक़्त कमांडर इन चीफ जौन से हैं पाकिस्तान के वो कौन थे? अब पाकिस्तान की आपको पता है 3 ब जौन सी है फ़ौज में 3 शोबे हैं। एक आपकी आर्मी है, बड़ी फ़ौज जिसे कहते हैं, एक एयर फ़ोर्स है और एक आपकी नेवी है। तो हम तीनों के बारी-बारी देख लेते हैं, जो आपकी आर्मी है, ठीक है? आर्मी का सीएनसी कौन था? कमांडर इन चीफ। तो उनका नाम था फ्रैंक वॉल्टर मैसर्वी, फ्रैंक मैसर्वी, फ्रैंक मैसर्वी, ठीक हो गया? उनका क्या नाम था? फ्रैंक मैसर्वी। अच्छा जी, फ्रैंक मैसर्वी साहब कौन थे? जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, उस वक़्त पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह थे, कमांडर इन चीफ थे। एयर फ़ोर्स की बात करें, एयर फ़ोर्स की, तो उनका नाम था एलन पेरी। उनका क्या नाम था? एलन पेरी, ठीक है? एलन पेरी। और नेवी की बात करें, तो उनका नाम था जेम्स जेफर्ड, जेम्स, सर जेम्स जेफर्ड, सर जेम्स जेफर्ड। सर जेम्स जेफर्ड कौन थे? ये हमारे नेवी के कमांडर इन चीफ थे और ये तीनों सवाल जो उनसे हैं आपको पता होने चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? कि जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, तो उस वक़्त जौन-सा है हमारे पास जो कमांडर इन चीफ को मॉडर्न डे में अब क्या कहा जाता है? हमारे पास उनको ये कहा जाता है कि वो हमारे जो आजकल आपके आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है? हमारे पास क्या हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको उस वक़्त कमांडर इन चीफ कहा जाता था। अच्छा, ये तो हमारे पास सवाल हो गए। नहीं, अभी आता हूँ, सब्र करो उस पे। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? एक तो ये हो गया कि हमारे पास कौन थे? आर्मी के कमांडर इन चीफ ये तीनों थे। अब ये तो एक सवाल हो गया पार्टीशन के दौरान कौन थे? दूसरा जौन-सा सवाल पूछा जाता है कि जब सी एंड सी थे, वो मुसलमान पहले कब आए? मुस्लिम सी इन सी, मुस्लिम कमांडर इन चीफ आर्मी के अंदर जौन से हैं वो कब आए? मुस्लिम कमांडर इन चीफ जौन से हैं, मुस्लिम कमांडर इन चीफ जौन से हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास कब आए? तो उनको अगर हम देखेंगे, तो उनमें हमारे पास जो आर्मी है, इसको फिर हम उसी डिटेल में लिखेंगे आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, ठीक है? तो आर्मी ज में जो पहले सी एंड सी आए, उनका नाम था अयूब खान, 1951 के अंदर आए, ठीक है? अयूब खान, पहले मुसलमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए पाकिस्तान के। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं कहेंगे, सॉरी, कमांडर इन चीफ कहेंगे, ठीक है? तो 1951 के अंदर अयूब खान साहब आए। उसके बाद एयर फोर्स के अंदर असगर खान आए। क्या नाम था उनका? असगर खान। ये बाद में पॉलिटिक्स में भी आए। तहरीक-ए-इस्तिकलाल इनकी पार्टी का नाम था, इन्होंने तहरीक-ए-इस्तिकलाल भी बनाई। तहरीक-ए-इस्तिकलाल, जैसे खान साहब ने तहरीक-ए-इंसाफ बनाई थी, तो इनकी पार्टी का क्या नाम था? असगर खान की तहरीक-ए-इस्तिकलाल। तो एयर मार्शल असगर खान जौन से हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ थे किसके? एयर फोर्स के। और अगर हम नेवी के बात बात करें, तो उनका नाम था हाजी मोहम्मद सिद्दीक। उनका क्या नाम था? मोहम्मद सिद्दीक।
मोहम्मद सिद्दीक, हाजी मोहम्मद सिद्दीक आप कह लें, ठीक है? हाजी इनका ये हाजी साहब थे। तो मोहम्मद सिद्दीक साहब कौन थे? ये मुस्लिम थे, पहले नेवी के कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ किसके थे? नेवी के पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ जोन से हैं, वो कौन थे? एडमिरल मोहम्मद सिद्दीक साहब जोन से हैं, वो थे। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गए मुस्लिम कमांडर इन चीफ। अब क्या हुआ? अब हमारे पास ये हुआ कि जोन-सा हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ गई 1973 में 1973 में, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जब पाकिस्तान टूट गया 1971 के अंदर, तो 1972 के अंदर क्या हुआ? इन सब के ओहदे जोन से हैं वो बदल दिए गए। इनके ओहदे क्या बदल दिए गए? जो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ को कर दिया गया फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कमांडर इन चीफ के ओहदे का नाम क्या कर दिया गया? COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सी एंड सी जोन सा है वो आपका किस में चेंज हो गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आपका आर्मी का बन गया, ठीक है? जो सी एंड सी आपका एयर फोर्स का था, उसको क्या कह दिया गया? उसको एयर मार्शल कह दिया गया। जो नेवी का था, उसको क्या कह दिया गया? उसको एडमिरल कह दिया गया। उसको क्या कह दिया गया? एडमिरल कह दिया गया। नेवी का क्या बना? नेवी का कमांडर इन चीफ वो एडमिरल, और जो एयर फोर्स का था, जो एयर फोर्स का था, वो आपका क्या हो गया? वो आपका एयर मार्शल हो गया। वो आपका क्या हो गया? एयर मार्शल हो गया। ठीक हो गया? तो ये जोन से अब हमने देखने हैं। हमने पहले इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे आर्मी चीफ देख लिए, सी एंड सी जिनको कमांडर इन चीफ कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखिए, जो मुसलमान कमांडर इन चीफ थे, हमने उनको देख लिया। और थर्ड अब हमने क्या देखना है? थर्ड हमने ये देखना है कि जो चेंज हुए 1972 के अंदर, इनके नाम चेंज कर दिए गए, तो वो हमारे पास कौन था? तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे पास कौन है? वो है जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान, ये सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक हो गया? फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे पास जोन से हैं वो हैं जनरल टिक्का खान। और नेवी की अगर हम बात करें, नेवी की अगर हम बात करें, तो उनका नाम था H अहमद, हसन हफीज अहमद, हसन हफीज अहमद, H अहमद, ठीक है? H अहमद कौन थे? नेवी के पहले जोन से हैं वो एडमिरल थे, जोन से कमांडर इन चीफ के बाद जिनको जो नाम चेंज किया गया था। और एयर स्टाफ की बात करें, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें, तो उनका नाम था ज़फ़र अहमद चौधरी। उनका क्या नाम था? ज़फ़र अहमद चौधरी साहब, ठीक है? ज़फ़र अहमद चौधरी साहब। तो ये जोन से हैं आपने टोटल 6 3 और 3 6 और 3 9 9 नाम आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि जब पार्टीशन हो रही थी, कमांडर इन चीफ कौन था? मुसलमान पहला कमांडर इन चीफ कौन था? हर फौज का, हमारी का। और उसके बाद जब इनको चेंज किया गया, इनके नाम चेंज किए, तो वो फर्स्ट जोन से हमारे पास चीफ ऑफ स्टाफ जोन से हैं, वो कौन-कौन थे? ठीक हो गया? तो पहला हमने क्या देखा, हमारे पास जनरल मैसर्वी साहब थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, ठीक हो गया? उसके बाद बल्कि ये साथ लिख लो, जनरल ग्रेसी, सेकंड चीफ चीफ ऑफ स्टाफ कौन था? आर्मी का बस लिख लो। सेकंड चीफ ऑफ सी इन सी कौन था? सेकंड सी इन सी ऑफ आर्मी, डगलस ग्रेसी, जनरल ग्रेसी बस याद रख लो। ग्रेसी, GRACEY, ग्रेसी, ठीक है? ग्रेसी, जनरल डगलस ग्रेसी, इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था जनरल डगलस जोन-सा है, डगलस, डगलस ग्रेसी। तो डगलस ग्रेसी इनका नाम था और ये पाकिस्तान के क्या थे? सेकंड कमांडर इन चीफ थे। ये जनरल मैसर्वी जब रिटायर हुए फिर क्या कहते हैं, तो उस वक़्त ये बने थे। मैसर्वी साहब रहे 47 में आए और 48 तक जोन से हैं मैसर्वी साहब रहे। और 48 से लेकर ये डगलस जोन से हैं, 48 से लेकर 51 तक जोन से हैं, ये रहे आपके डगलस ग्रेसी साहब। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 51 के अंदर क्या हुआ, 51 के अंदर आपके जोन से हैं अयूब खान साहब जोन से हैं, वो आ गए। और फिर 51 से लेकर हम देखेंगे 69 तक तो नहीं, 64-65 तक जोन से हैं आपके क्या कहते हैं चीफ ऑफ जो कमांडर इन चीफ हैं वो कौन रहते हैं? वो आपके जनरल अयूब खान साहब जोन से हैं, वही रहेंगे। जनरल अयूब खान। अच्छा जी, ये अब हमारे पास क्या था? ये हमारे पास कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, हमारा जो मेन टॉपिक है, वो है हमारे पास अब पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बन गया तो मैंने पाकिस्तान जब बना था तो एंड में मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को और वो मैंने ये कहा था कि जब पाकिस्तान बना, तो उस वक़्त जो-सा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो-सी है वो 26 जुलाई 1947 को बन गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली तो एक ही होती है। अब इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फ़र्क है? तो याद रखो जो आपकी अभी करंट असेंबली है, जो 15वीं असेंबली है, अभी जो पाकिस्तान की असेंबली चल रही है, ये कौन-सी है? 15th असेंबली है, 15th नेशनल असेंबली है। तो 15th नेशनल असेंबली है जो पाकिस्तान की, ये क्या है? ये है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली।
जो अभी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है वो कौन सी है? लेजिस्लेटिव है, 15वीं 15th लेजिस्लेट 15वां जोन सी है वो नेशनल असेंबली है। और इसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ लेजिस्लेशन होगी। इसके अंदर क्या है? सिर्फ लेजिस्लेशन होगी। लेजिस्लेशन का क्या मतलब? कानून पास होंगे। इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट ये है, अवाम ने इसको मैंडेट दिया है कि ये असेंबली क्या कर सकती है? ये असेंबली सिर्फ लेजिस्लेशन, कानून पास कर सकती है, अमेंडमेंट्स कर सकती है, हमारे लिए फलाह बहबूद के लिए डिफरेंट कानून पास कर सकती है और इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उसका मैंडेट क्या होता है? उसका मैंडेट ये होता है, वो क्यों बनाई जाती है? उसका मैंडेट ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैंडेट ये होता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन देना होता है बनाकर। ये 2 फ़र्क, ये छोटा-सा फ़र्क है, ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो-सी है, उसका फ़र्क और लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या फ़र्क है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब बनाई जाती है, ये भी अवाम ही इसको इलेक्ट करती है, लेकिन इसका मैंडेट क्या होता है? इसका मैंडेट ये होता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देनी होती है। लेकिन जो एक आम असेंबली होगी, वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाई जाएगी। अब इसमें आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? अवाम ने तो अवाम ही सिलेक्ट करती है, अब हमें क्या पता? अब इसमें फ़र्क ये याद रख लो कि जब भी, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1970 के इलेक्शन। तो 1970 का इलेक्शन जब हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कोई आईन नहीं था। पाकिस्तान के अंदर कोई आईन नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें पाकिस्तान में जब कोई आईन नहीं था, तो फिर मसला ये हुआ कि अब आईन बनाना था, अब जो असेंबली बननी थी उसने आईन बनाना था। तो फिर एक साइड पे भुट्टो थे और एक साइड पे मुजीबुर रहमान साहब थे। तो भुट्टो और मुजीबुर रहमान जो अवाम के पास अपना इलेक्शन स्लोगन लेके गए, अपना मैनिफेस्टो लेके गए, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आप हमें वोट दो, हम नया आईन बनाएँगे। हम आईन ए, बी, सी, डी के तहत बनाएँगे। तो वो क्या था, वो मैंडेट उन्होंने, अवाम ने जो उनको वोट दिए, वो इस बेस पे दिए कि जो जीतेगा वो आईन बनाएगा। तो जो 1972 की 1973 की जो असेंबली बनी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। उसके पास अवाम ने उसे इख्तियार दिया था कि वो आईन बना सकती है। अभी जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं, उसमें इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, जरदारी ने, किसी ने अवाम को ये नहीं कहा था कि आप हमें वोट दो, हम नया जौन-सा है निज़ाम लेकर आएँगे या नई पार्लियामेंट बनाएँगे, ठीक है? उन्होंने वोट किस बेस पे लिए हैं कि हम आपके लिए कानून बनाएँगे। तो ये छोटी-सी बात याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है? उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जौन-सी है हमारे पास, उसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास बन गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जौन-सी है, वो हमारे पास बन गई 26 जुलाई, 26 जो इलेक्शन हुए थे उसी की बेस के ऊपर ये बन गई, 1947 को ये बन गई, ठीक है? ये बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें जौन-सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, तो इसके प्रेज़िडेंट कौन थे? इसके प्रेज़िडेंट प्रेज़िडेंट को उस वक़्त स्पीकर को क्या कहा जाता था? प्रेज़िडेंट, मिस्टर जिन्ना। मिस्टर जिन्ना जौन से हैं इसके प्रेज़िडेंट बने। और जो इसके वाइस प्रेज़िडेंट थे, वीपी, वाइस प्रेज़िडेंट, वो थे मौलवी तमीज़ुद्दीन। वो क्या थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन, ये बाद में बहुत इम्पोर्टेंट आएँगे। मौलवी तमीज़ुद्दीन। मौलवी तमीज़ुद्दीन जौन से हैं इसके वाइस प्रेज़िडेंट बने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि 26 जुलाई को बन गई। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 69 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 69 मेंबर्स थे, मेंबर्स थे। बाद में बता दूँगा। अच्छा, 69 इसमें मेंबर थे। इसमें क्या थे? इसमें 69 जौन से हैं वो मेंबर थे। 69 मेंबर थे इसमें, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके मेंबर्स भी जब इसमें ऐड किए गए, 10 मेंबर्स ऐड किए गए किसके? प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिंसली स्टेट्स के, तो ये कितने हो गए? 79 मेंबर्स। तो 2 याद रखना है कि जब बनी थी, तब क्या थे? तब 69 मेंबर्स थे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और फिर क्या हुआ? 10 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट के ऐड किए गए, तो 79 टोटल जोन से हैं वो मेंबर्स इसके हो गए। ठीक हो गया? अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और इसका मैंडेट क्या था कि इसने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी। इसने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी और इसका पहला इजलास हुआ 10 अगस्त 1947 को। फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन जो-सा इसका कब हुआ? 10 अगस्त 1947 को। और 11 अगस्त को, और 11 अगस्त 1947 को मिस्टर जिन्ना, मिस्टर जिन्ना जौन से हैं उन्होंने एड्रेस किया, ठीक है? एड्रेस किया। मिस्टर जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहला खिताब कब किया? 11 अगस्त को 1947 को।
वो जो उनका बड़ा फ़ेमस का खिताब है जिसको बाद में से रिमूव भी किया गया हमारी हिस्ट्री की किताबों में से, वो क्या था? जो उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, टू योर टेम्पल्स। तो वो जौन-सा उनका एक बड़ा फ़ेमस खिताब है, जिनको जौन-सा है हमारे जो लिबरल तबका है, वो उसको यूज़ करता है और जो हमारे पास थोड़ा-सा मज़हबी तबका है, वो उस खिताब को पसंद नहीं करता। तो ये कायदे-आज़म का जो खिताब था, वो 11 अगस्त 1947 जौन-सा है, हाँ, पाकिस्तान बनने से भी पहले वो पता तो था, लेकिन ये असेंबली का इजलास पहले से चल रहा था। तो 11 अगस्त जौन-सा है 1947 को जौन-सा है, ये आपका इसका इजलास हुआ और कायदे-आज़म ने इससे क्या किया? खिताब किया। कायदे-आज़म ने क्या किया? खिताब किया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके पास जौन-सा है, हमारे पास 12 अगस्त को, बल्कि 12 अगस्त वाला बाद में लिखवाता हूँ, यहाँ एक सी इसके साथ ही चीज़ लिख लें, 11 अगस्त के साथ ही, कि पाकिस्तान का 11 अगस्त के इसी इजलास के अंदर ही क्या हुआ, 11 अगस्त को, हाँ, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि 10 अगस्त और 11 अगस्त, 10 को इजलास हुआ है, कायदे-आज़म ने खिताब किया 11 अगस्त को, ठीक है? अब 11 अगस्त को कायदे-आज़म ने खिताब किया, उसी दिन एक और काम हुआ है, अडॉप्टेड फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का झंडा है, सितारा वो हिलाल वो क्या है? सितारा हिलाल पता नहीं इस तरह से है कोई है, ठीक है? सितारा हिलाल, हाँ, सितारा हिलाल। सितारा और हिलाल जौन-सा है जिसमें बना हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान का जो झंडा है, वो कब अडॉप्ट किया गया ऑफ़िशियली, वो भी इसी इजलास के अंदर 11 अगस्त 1947 को अडॉप्ट किया गया। और ये आपका जो झंडा था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा था, सेम टू सेम उसी के पैटर्न के ऊपर ये बनाया गया था। और किसने बनाया गया था? किसने बनाया था? डिज़ाइन किसने किया था? डिज़ाइन्ड बाय अमीरुद्दीन किदवाई। कौन बंदा था? उसका नाम था अमीरुद्दीन किदवाई। अमीरुद्दीन किदवाई। यार अभी तो आप लोगों को मैंने बताया है पहले, लगता है सुनते नहीं हो आप लोग। मैंने अभी तो आपको बताया है कि 1945, 1946 के जो इलेक्शंस हुए थे, उनकी बेस के ऊपर ये सारी जोन से हैं लोग सेलेक्ट हुए थे। तो इलेक्शन पहले हो चुके थे, उसी के बेस पे आपका 3 जून प्लान आ चुका था, पार्टीशन प्लान, और उसके बेस के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी पाकिस्तान की कि भाई अब आपकी असेंबली असेंबली कब बनी है? 26 जुलाई को। 3 जून को आपका प्लान आ गया था और 26 जुलाई को आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बन चुकी थी उसी इलेक्शन के बेस के ऊपर जिसमें 69 मेंबर्स थे। ठीक हो गया? उसमें क्या थे 69 मेंबर्स थे। तो उसी की बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही थी और पार्टीशन का ऐलान 14 अगस्त को हुआ है, वो भी अभी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये काम सारे जोन से हैं ये मुकम्मल हो चुके थे। ठीक हो गया? तो अब क्या हुआ 11 अगस्त को ये हो गया आपका अमीरुद्दीन किदवाई ने जो आपका फ्लैग बनाया था वो भी अडॉप्ट कर लिया गया और 12 अगस्त को फिर क्या हुआ 12 अगस्त को ये सवाल भी पूछा जाता है कि 12 अगस्त को एक जो रेज़ोल्यूशन आपकी पास हुई, जो आपकी क्या थी रेज़ोल्यूशन पास हुई, उसके अंदर क्या था 12 अगस्त को मिस्टर जिन्ना को कायदे-आज़म हर जगह लिखने की, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिखने की जो रेज़ोल्यूशन थी, उसको पास कर लिया गया 12 अगस्त 1947 को। तो ये सवाल भी याद रख लें इम्पोर्टेंट है कि रेज़ोल्यूशन कब अप्रूव हुई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना को अब हर जगह पे सरकारी तौर पर कायदे-आज़म ही कहा जाएगा। ये वही कायदे-आज़म का टाइटल है जो कि मज़हरुद्दीन साहब ने, मौलवी साहब ने 1938 के अंदर कायदे-आज़म को दिया था और 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज़ अ टाइटल के तौर पर हर जगह पर कायदे-आज़म लिखने की मंज़ूरी दे दी। उसके बाद क्या हुआ 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जो आप लोग कहते हैं सर 14 अगस्त को जौन-सा है हम पाकिस्तान की आज़ादी क्यों मनाते हैं? तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इस दिन माउंट बैटन ने एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस्ड। माउंट बैटन ने कौमी जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको कब खिताब किया था? 14 अगस्त 1947 को जौन-सा है उसने क्या किया था? उसने उस असेंबली से खिताब किया था। उसने क्या किया था? उस असेंबली जौन-सी है उससे क्या किया था? खिताब किया था। तो ये भी जौन-सा है इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारे पास क्या आया? अब हमारे पास आया 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आपके जो कायद हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मिस्टर जिन्ना टूक ओथ एज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे-आज़म ने गवर्नर जनरल के तौर पर हलफ़ कब उठाया 15 अगस्त 1947 को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ उठा लिया। और उनसे हल्फ किसने लिया? उनसे हल्फ लिया अब्दुल रशीद साहब ने। अब्दुल रशीद साहब ने हल्फ लिया। अब्दुल रशीद साहब ने उनसे हल्फ लिया। और ये कौन है? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इनका सवाल पूछा जाता है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? अब्दुल रशीद। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से जो सा है वो हल्फ किसने लिया था? तो पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से क्या किया था? हल्फ लिया था। और पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन है? अब्दुल रशीद साहब। और इनके साथ दो चीजें याद रख लें। अभी आपको करंट तो पता है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं। तो अभी जो सा इनके साथ दो चीजें एक और याद रख लें। कभी अब तो बहुत अरसा हुआ पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ लेते हैं। एक है जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस शहाबुद्दीन। जस्टिस हलीम और जस्टिस शहाबुद्दीन। ये दो जस्टिस हैं, जस्टिस हलीम और जस्टिस शहाबुद्दीन। तो जस्टिस हलीम क्या है? ये 1981 से लेकर 89 तक जो से हैं, ये आपके सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। क्या है? 81 से 89 तक लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा मुद्दत के लिए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? जस्टिस मोहम्मद हलीम साहब। और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो से हैं ये शॉर्टेस्ट हैं, 9 दिन के लिए, 9 डेज के लिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं ये 1960 के अंदर आए थे। और ये सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो कौन है? जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन। कितने दिन है? 9 दिन। 1960 में ये आए थे। और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है शहाबुद्दीन साहब का। और मोहम्मद हलीम साहब जो से हैं, जस्टिस मोहम्मद हलीम, ये जो से हैं 81 से लेकर 89 तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? अब्दुल रशीद साहब हैं, जिन्होंने 15 अगस्त को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब से एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो हल्फ लिया था। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे पास कायदे आजम बन गए। उसके बाद हमारे पास जो से आएँगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? उसके बाद अब हम देखेंगे लियाकत अली खान। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो से हैं पाकिस्तान के, वो कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो हैं लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, ठीक है? लियाकत अली खान। इन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। लियाकत अली खान ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। शहीद मिल्लत, ठीक है? शहीद मिल्लत जो से हैं आपके लियाकत अली खान। और 1923 के अंदर इन्होंने क्या किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लियाकत अली खान साहब ने जॉइन की थी। तो लियाकत अली खान साहब जो से हैं इन्होंने हल्फ उठा लिया। और इनसे हल्फ किसने लिया? इनसे हल्फ जो सा है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लियाकत अली खान से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या लिया? हल्फ लिया। तो लियाकत अली खान साहब ने भी हल्फ उठा लिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी हल्फ उठा लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गई। सारे मसले मसाइल जो से हैं वो सामने आ गए। अब हमारे पास मसला क्या है? अब हमारे पास मसला ये आएगा कि जो हमारे पास कानून आइन बनाना है। अब हमने क्या बनाना है? आइन बनाना है, जिसका मकसद है, जिसके लिए 69 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसको 79 मेंबर का कर दिया गया है। तो उसने क्या बनाना है? आइन बनाना है। अब जो आइन बनाना है, उसके लिए सबसे पहले जो एक जद्दोजहद हुई या एक बड़ी मेन प्रोग्रेस हुई, वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। वो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जो-सी है आपकी, ये आपका एक तरह से क्या कहते हैं, कानून तो आइन तो नहीं था, लेकिन इसने आइन की बुनियाद रखी। ये क्या था? आइन की बुनियाद रखी, आइन की बुनियाद। आइन की बुनियाद को इसमें को क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? बुनियाद है, प्रीएम्बल है। कि अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो बनेगी, वो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के तहत ही बनेगी, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन से हट नहीं सकती। इसमें क्या था ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के अंदर? एक तो इसमें क्या था कि हाकिमियत अल्लाह की है। हाकिमियत क्या है? अल्लाह की है। सोवरेनिटी बिलॉन्ग्स टू अल्लाह। सोवरेनिटी बिलॉन्ग्स टू अल्लाह। ये अभी सवाल पूछा गया था, सोवरेन इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा याद रखें, इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सोवरेनिटी ऑलवेज बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। पाकिस्तान का क्या मतलब है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसकी एक छोटी सी आपको एक ट्रिक बता देता हूं याद रखने का, कि कोई भी मुल्क आपसे पूछें, अब लेट्स सपोज कोई आपसे पूछे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सोवरेनिटी बिलोंग्स टू, तो आप क्या कहोगे? अल्लाह? नो। क्यों? आप कहोगे, अब चाइना क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है? तो उसमें सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल।
लोग जो कहेंगे उनकी हाकिमियत चलेगी। पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? पाकिस्तान में इस्लाम मतलब अल्लाह, तो अल्लाह की हाकिमियत यहाँ चलेगी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? तो पीपल का क्या मतलब होता है जनरली? कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, जो लोग कहते हैं, उन्हीं की हाकिमियत चलेगी। तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन हाकिमियत किसकी है? वो अल्लाह की है, ठीक है? इस तरह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ जापान है, डिफरेंट जोन से जितनी आपकी रिपब्लिक्स हैं, जिनके साथ पीपल लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ हाकिमियत लोगों की है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे पाकिस्तान में इस्लामिक हम रिपब्लिक हैं, तो हमारी सॉवरेनिटी या हाकिमियत जो-सी है वो अल्लाह ताला, सॉवरेनिटी बिलॉन्ग्स टू अल्लाह। उसके बाद क्या है हमारे पास? इसमें ये कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं, वो मुस्लिम होंगे। ठीक हो गया? वो क्या है? मुस्लिम होंगे। उसके बाद इसमें माइनॉरिटी के राइट्स की बात की गई, माइनॉरिटी माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के अंदर ये बात की गई। तो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के हवाले से जो सवाल हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या-क्या पूछे जाते हैं। एक तो प्रीएम्बल थी, सोवरेनिटी अल्लाह ताला के पास, और उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो होंगे हमारे पास वो कौन होंगे? वो मुस्लिम्स होंगे। इस तरह की बातें की गई। तो क्या कानून जो हमारा लॉ बनेगा, जो हमारी असेंबली बनेगी, क्या कहते हैं, सॉरी, जितने हमारे लॉज़ बनेंगे, वो आपके कुरान और सुन्नह से मुतसादिम नहीं होंगे। ठीक है? हम उसमें ये सारी चीज़ें जो-सी हैं इसमें की गई थी। प्रीएम्बल मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो-सा है किसी को देखकर बनेगी, वो उसको प्रीएम्बल कहते हैं। यार मैंने खत्म कर दिया है टॉपिक। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या था? इसको 7 मार्च 7 मार्च 1949 को इसको प्रेज़ेंट किया गया बाय लियाकत अली खान। इसको किसने प्रेज़ेंट किया? लियाकत अली खान ने। और ये सवाल जो-सा है पूछा जाता है, अभी तहसीलदार के पेपर में भी ये सवाल आया था कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन है, उसको किसने पेश किया था? तो 7 मार्च 1949 को इसको लियाकत अली खान साहब जो-से हैं, जो उस वक़्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पेश किया था, और 12 मार्च 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। इसको क्या कर लिया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था या पास कर लिया गया था। पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कब पास किया गया? 12 मार्च को। तो 7 मार्च को लियाकत अली खान साहब ने इसको पेश किया। 7 मार्च को लियाकत अली खान साहब ने क्या किया? लियाकत अली खान साहब ने इसको पेश किया, और 12 मार्च को जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को क्या कर लिया? उसको जो-सा है वो पास कर लिया। वो क्या कर दिया? लॉ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से काम नहीं होता। लॉ मिनिस्टर ने असिस्ट करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से लॉ मिनिस्टर का कोई काम नहीं होता। लॉ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस एज़ सच इनपुट नहीं होती। उसने एक क्या कहते हैं, एक 24 रुकनी जो-सी है कमेटी बनी थी, जिसने क्या करना था, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तजावज़ात देनी थी। तो लॉ मिनिस्टर का सिर्फ नाम से लॉ मिनिस्टर उसका होता है, उसने ये नहीं करना कि सिर्फ उसी का काम है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। वरना अगर ये वैसे सवाल इसके रिलेटेड अच्छा है कि लॉ मिनिस्टर उस वक़्त पाकिस्तान के कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल। ठीक है? जोगिंदर नाथ मंडल साहब कौन थे? पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून थे, लॉ लॉ मिनिस्टर। तो ये ना साथ याद लिख लें आप लोग कि ये जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉ मिनिस्टर कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल साहब जौन से हैं वो थे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आ गई, लोगों को उम्मीद हुई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जौन-सी है वो बन जाएगी। अब हम आते हैं ज़रा दूसरी साइड पे, ठीक है? वो हमारे पास क्या है? अब हम आते हैं जो दूसरी साइड पे हम आते हैं, वो क्या था? अब दूसरे मसले-मसाइल। अब दूसरे मसले-मसाइल ये थे, जब पार्टीशन हुई, एक तो हमारे पास रेफ्यूजी का मसला था। तो सबसे पहले कायदे-आज़म ने 27 अगस्त 1947 को फर्स्ट रेफ्यूजी कैंप लगाया, फर्स्ट रेफ्यूजी कैंप लगाया एट कराची। कराची के अंदर जौन-सा है उन्होंने कराची के अंदर जौन-सा है उन्होंने प पूछा जाता है कि फर्स्ट रेफ्यूजी कैंप कहाँ लगाया गया था? तो कायदे-आज़म ने कराची के अंदर 27 अगस्त 1947 को रेफ्यूजी कैंप लगाया कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनका जो मसला है, उसको हल किया जाए। जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, उनको वहाँ ठहराया जाए। ठीक हो गया? वहाँ डॉक्टर साहब की इनपुट थी ना, उनकी इनपुट थी। इंडिया में तो फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन जौन-सा 51 में बन गया था।
इंडिया में तो पहला 51 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था। इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिज़न ना करो ना, हमारे यहाँ बड़े मसले-मसाइल थे। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का बनना था, फेडरल बनना था, उसमें इस्लाम का क्या हिसाब-किताब होना था, हमने लिबरल बनना था, हमने सेक्युलर रहना था, हमारे तो डिफरेंट मसले-मसाइल थे ना, हमारा इंडिया के साथ कंपैरिज़न ना किया जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया को उनकी फर्स्ट डे से उनके वो क्या कहते हैं, क्लियर थे। इंडिया वाले क्लियर थे कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान जौन-सा इसके लिए एक बड़े फेमस एक वो राइटर ने लिखा है, पाकिस्तान वाज़ बोर्न इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर पैदा हुए थे पाकिस्तान, और हमें आज तक समझ नहीं आई कि हमने क्या करना था। हमने क्या करना था। तो जोगिंदर नाथ मंडल साहब जौन से हमारे लॉ मिनिस्टर तो थे, तो वो फिर उनके बाद में ये देखा तो उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था, कि जब उनकी इनपुट नहीं ली गई सब कुछ, तो वो इनपुट किसी और लोगों की ली गई। उस चीज़ में हम नहीं जाएँगे। तो ये जौन-सा उनका इनपुट होता है, मैंने क्या बताया आपको कि लॉ मिनिस्टर जौन से हैं, उनका इनपुट होता है, लेकिन हमारे ये था कि वहाँ जैसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब जौन से हैं, उनका बहुत बड़ा इनपुट है। लेकिन हमारे किसी एक बंदे को अगर हम पिन पॉइंट करें कि जनाब लियाकत अली खान साहब का बड़ा रोल है, या मंडल साहब का बड़ा रोल है, या चौधरी मोहम्मद अली का बड़ा रोल है, तो इस तरह से हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में एक बंदे का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक हो गया? हाँ, ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखो। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन 9 मार्च को लियाकत अली खान ने पेश की थी, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब रेफ्यूजीज़, उसके बाद थे शेयर, जो अब उस वक़्त क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था ना, उसका 20% जो पॉपुलेशन थी ना, 20% पॉपुलेशन वो पाकिस्तान में आई। 20 जो सब कॉन्टिनेंट की उस वक़्त पॉपुलेशन थी, उसका जो 20% था, वो पाकिस्तान के अंदर आ गई, ठीक है? जो 20% थी जो पॉपुलेशन, वो कहाँ आई? पाकिस्तान में आई। अब ये जो 20% पॉपुलेशन थी ना, अब 20% पॉपुलेशन के हवाले से पाकिस्तान को उतने ही शेयर मिलना चाहिए था। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ थी, उनमें पाकिस्तान को सिर्फ़ 7% शेयर मिला। 7% शेयर मिला। जी, जी, 7 मार्च ही है, 7 मार्च ही है। मैंने 9 मार्च बोला है, 7 मार्च ही है। 7 मार्च को और 12 मार्च को। मैंने अभी वो 9 मार्च बोल दिया होगा, 7 मार्च ही। अच्छा जी, रोज़ा है, थोड़ी-सी माफ़ी दे दिया करो यार। अच्छा, 7% जो-सा पाकिस्तान को शेयर मिला फैक्ट्रीज़ का पाकिस्तान को कितना शेयर मिला? 7%। उस वक़्त 921 जो-सी हैं, टोटल कितनी थी? टोटल 921 फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ थी जब पार्टीशन हुई, और पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आईं? 34 फैक्ट्रियाँ। 34 फैक्ट्रीज़ जौन-सी हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से में आईं, और ये भी सारी ईस्ट पाकिस्तान जौन-सा है, वहाँ मिली। जो पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, इसके अंदर कोई भी आप कोई फैक्ट्री आपके हिस्से में नहीं आई थी। सारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सारी फैक्ट्रीज़ जौन-सी हैं, वहाँ थी, और 34 फैक्ट्रीज़ सिर्फ़ पाकिस्तान के हिस्से में आईं, और ये भी जनरल फैक्ट्रीज़ थीं, जो आपकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी-बड़ी, जिसमें आपका क्या कहते हैं, असला बनाया जाता है, वो कोई भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई थी। वो कोई भी पाकिस्तान के हिस्से में क्या है, नहीं उस वक़्त जौन-सा है वो आई थी। और उसके बाद जौन-सा है अगर हम बात करें, उसके बाद पाकिस्तान को जो पैसे मिले थे, जो पाकिस्तान का शेयर बना था, वो था 750 मिलियन रुपीज़। 750 मिलियन रुपीज़ जौन से हैं, ये उस वक़्त जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, ये पाकिस्तान का शेयर था उस वक़्त 7 साढ़े 7 क्या कहते हैं, ये साढ़े 7 करोड़ बनेंगे, 750 मिलियन कितने बनेंगे? साढ़े 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ जौन से हैं, ये उस वक़्त पाकिस्तान के हिस्से में क्या था, ये आए थे। ये क्या हुआ था, ये आया था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इतने सारे क्राइसिस थे, तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान को सबसे पहले एक ज़रूरत थी बैंक की। पाकिस्तान को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत थी? पाकिस्तान को सबसे पहले ज़रूरत थी एक बैंक की, और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1 जुलाई 1948 को 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। किसने इफ्तिताह किया? कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 1 जुलाई 1948 को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जौन-सा है उसका इफ्तिताह कर दिया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1 जुलाई जौन-सा है उसको इफ्तिताह हुआ, और स्टेट बैंक के इफ्तिताह से पहले ही जुलाई में इसका इफ्तिताह हुआ है। लेकिन 3 जून को पाकिस्तान ने 1948 में पहला कॉइन 3 जून 1948 को पाकिस्तान ने अपना पहला सिक्का जारी किया था, फर्स्ट कॉइन, ठीक है? फर्स्ट कॉइन पाकिस्तान ने कब जारी किया था? 3 जून को।
3 जून को पाकिस्तान ने अपना पहला सिक्का जारी किया था और वो ₹1 का सिक्का नहीं था। वो ₹1 का सिक्का नहीं था, डिफरेंट पैसों के अंदर थे, क्योंकि उस वक़्त इतना सिस्टम नहीं था और ₹1 का पाकिस्तान ने सिक्का जो जारी किया था, वो पहली दफ़ा ₹1 का सिक्का 1 रूपी कॉइन जोन-सा है, 1 रूपी कॉइन वो 1977 में किया गया था। 1977 के अंदर अल्लामा इकबाल की 100वीं एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर जोन-सा है 1977 के अंदर पहली दफ़ा ₹1 का सिक्का जोन-सा है, उसको क्या किया गया, उसको जारी किया गया। उसको क्या किया गया, जारी किया गया 1977 के अंदर। उससे पहले जो अठन्नी होती थी और वो चुवन्नियाँ और वो क्या कहते हैं, पैसों के अंदर जो होता था 1 पैसा, 2 पैसा, अब तो वो भूल भी गया सिस्टम क्या था। तो वो हमारे पास 1948 के अंदर सिस्टम शुरू हो गया था कॉइन का, लेकिन जो 1 रूपी पहली दफ़ा जारी किया गया था सिक्का, वो 1977 के अंदर अल्लामा इकबाल की 100वीं बरसी के ऊपर जोन-सा है वो जारी किया गया था। ठीक हो गया? उसके बाद पाकिस्तान की पहली और चीज़ों में हम क्या ओरिएंट पाकिस्तान की ओरिएंट एयरवेज़ ये हम देख चुके हैं। ओरिएंट एयरवेज़ पाकिस्तान की पहली एयरप्लेन वो क्या कहते हैं एयरलाइन थी ओरिएंट एयरवेज़, ठीक हो गया? बैंक की बात करें तो बैंक का सवाल पूछा जाता है एचबीएल था, एचबीएल ठीक है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला बैंक जौन-सा है वो कौन-सा था? वो था एचबीएल था। वो कौन-सा था आपका? वो एचबीएल था। तो एचबीएल जौन-सा है ये पाकिस्तान का पहला बैंक था। एयरवेज़ हमने देख ली पाकिस्तान की और उसके बाद जौन-सा है पाकिस्तान का एक क्या कहते हैं पोस्ट टिकट के बारे में भी कहा जाता है। वो पाकिस्तान ने जुलाई आई थिंक फर्स्ट पोस्ट टिकट जौन-सी है पाकिस्तान ने, फर्स्ट पोस्टल टिकट ये जो होती है आपकी, ठीक है? जो स्टैम्प ये लगती हैं, तो ये जुलाई 1948 के अंदर पाकिस्तान ने ये भी जारी कर दी थी, ठीक है? तो ये जनरल वन लाइनर सवाल हैं जो कभी-कभी शायद आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों ने इनको भी क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें, एक चीज़ रह गई बस इसमें वन लाइनर में, वो है आपका कौमी तराना। वो क्या है आपका? वो है आपका कौमी तराना। अब कौमी तराने की अगर हम बात करें, तो 1948 के अंदर इसकी भी एक कहानी है पूरी और हर एक-एक जो चीज़ लिखवाऊँगा ये सवाल है आप लोगों का। एक-एक चीज़ जो अभी लिखूँगा यहाँ वो सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। 1948 के अंदर शेख मोहम्मद अकरम की सरबराही के अंदर एक कमेटी बनती है। किसकी सरबराही के अंदर? शेख मोहम्मद अकरम। शेख मोहम्मद अकरम साहब की सरबराही में एक कमेटी बनती है 1948 के अंदर। 1948 के अंदर 1948 के अंदर 1948 के अंदर शेख मोहम्मद अकरम साहब की सरबराही के अंदर एक कमेटी बनती है और उस कमेटी को क्या कहा जाता है कि आपने पाकिस्तान का एंथम जोन-सा है वो चूज़ करना है। डिफरेंट लोगों ने रिकमेंडेशंस दी, तो 723 एंथम्स जोन से हैं वो इस कमेटी को पेश हुए। 723 एंथम्स जोन से हैं, वो इस कमेटी के सामने पेश किए गए और उनके अंदर से एक एंथम जो कि हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा था, जो कि हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा था, वो जौन-सा है चूज़ किया गया। और हफ़ीज़ जलंधरी साहब जौन से हैं, उन्होंने ये जो एंथम लिखा था हमारा पाक सरज़मीन शादबाद, वो कौन-सी किताब में लिखा था? उनकी एक किताब थी उसका नाम था चिराग़ सहर। ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं तराना है, वो हफ़ीज़ जलंधरी ने कौन-सी किताब में लिखा था? तो चिराग़ सहर के अंदर 1952 के अंदर लिख दिया था। 1952 के अंदर लिखा था। 1952 के अंदर चिराग शहर के अंदर हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने वो लिख दिया था और उसको क्या किया गया, उसको पहली दफ़ा 13 अगस्त 1954 के ऊपर अप्रूव करके अप्रूव्ड किया गया एंड प्लेड ऑन रेडियो पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान। पहली दफ़ा पाकिस्तान का तराना कब अप्रूव हुआ? 13 अगस्त 1954 के अंदर पाकिस्तान का तराना अप्रूव हुआ और उसे जौन-सा है वो रेडियो के ऊपर क्या है, उसे रेडियो के ऊपर जौन-सा है वो बजाया गया और उसके बाद यहाँ एक फ़ॉरेन डिग्निटेड वो क्या कहते हैं सरबराह आए थे, शाह ईरान आए थे, तो वो 1954 में जब आए थे, तो उनकी आमद के ऊपर भी पहली दफ़ा पाकिस्तान का तराना जौन-सा है 1954 के अंदर बजाया गया धुन की शक्ल में। अच्छा जी, अब इसके बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान के तराने के बारे में और जो सवाल पूछे जाते हैं, वो भी बता देता हूँ। हफ़ीज़ जलंधरी साहब जौन से हैं, इनको शायर-ए-इस्लाम कहा जाता है। इनको शायर-ए-इस्लाम कहा जाता है, ठीक है? इनको क्या कहा जाता है? शायर-ए-इस्लाम जौन-सा है कहा जाता है और इनको अबू अल-असर भी कहा जाता है। ये उर्दू के सवाल हैं। इनको और क्या कहा जाता है? अबू अल-असर। इनको अबू अल-असर भी कहा जाता है। 1982 के अंदर इनकी डेथ है। 1982 के अंदर इनकी वफ़ात है और लाहौर के अंदर ये दफ़न है। लाहौर के अंदर ये दफ़न है।
ये सारे सवाल उर्दू के अंदर ये पूछे गए हैं कि दफन कब कहाँ है हफीज जलंधरी, लाहौर के अंदर। कब डेथ कब हुई? 1952 के अंदर, ओ सॉरी 1982 के अंदर, 1980, हाँ 82 है ना, 1982 के अंदर, ठीक है। और इनको अबू अल असर किनको कहा जाता है? हफीज जलंधरी को। शाहिर इस्लाम किनको कहा जाता है? हफीज जलंधरी को। कौन सी किताब के अंदर तराना लिखा? चिराग सहर के अंदर। कब लिखा? 1952 के अंदर। कब पहली दफा बजाया गया? अप्रूव कब हुआ? 54 के अंदर, 13 अगस्त को। ठीक हो गया? तो ये सारे सवाल जो हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं पाकिस्तान के नेशनल एंथम के हवाले से। अब और हमारे पास क्या है? और नेशनल एंथम के बारे में अगर हम देखें, इस एक तो है लिखा, पाक सरजमीन शाद बाद, ये सारे जो इसके वर्ड हैं, ठीक है? उम्मीद आप सब लोगों को आते होंगे मेरी तरह। तो कंपोज़ इसको किया, इसकी जो धुन है, वो किसने कंपोज़ की? चागला साहब ने। कंपोज़्ड बाय अहमद चागला, अहमद सी चागला, अहमद चागला, ठीक है? चागला साहब ने इसको कंपोज़ किया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1949 में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अब मसला क्या होता है स्टूडेंट, अब एक चीज़ है धुन बनाना। धुन इसकी पहले से बन चुकी थी, चागला साहब ने 1949 में धुन बना दी थी इसकी। लेकिन इसको इसको लिखा कब गया? इसको जो लिखा गया पहली दफ़ा वो हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने 1952 में लिखा और 1954 में उसी धुन के ऊपर, जो धुन 1949 के अंदर चागला साहब ने बना दी थी, उसी धुन के ऊपर इसे प्ले किया गया जो कि 1949 में बनी थी। लेकिन उस धुन के ऊपर जो तराना लिखा गया वो 1952 में लिखा गया और ऑफिशियली अप्रूव हुआ 1954 के अंदर। अब हमारे पास हो गया ये। अब हम देखते हैं इसके हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं हमसे और तराने के हवाले से। 80 सेकंड की ड्यूरेशन है। 80 सेकंड की ड्यूरेशन है हमारे तराने की। ठीक हो गया? वन वर्ड, सिर्फ एक वर्ड है उर्दू का। उर्दू के कितने वर्ड हैं हमारे अंदर? तराने के अंदर उर्दू का एक ही वर्ड है और वो कौन-सा है? वो है का। काफ, अलिफ, का। का क्या है हमारे पास? हमारे तराने के अंदर एक ही जौन-सा है वो उर्दू का वर्ड है, का। उसके बाद जौन-सा है बस यही, और इसमें 3 स्टैन्ज़ाज़ हैं, 3 स्टैन्ज़ाज़, ठीक है? स्टैन्ज़ाज़ 3 है इसके, ठीक है? वो जो इसके पैरे पैरे हैं वो क्या हैं? वो 3 इसके जौन-से हैं स्टैन्ज़ाज़ हैं। तो ये 3-4 सवाल इसमें आपने याद रखने हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं, ड्यूरेशन कितनी है? 1949 के अंदर धुन बनी थी। ये जो चागला साहब ने इसकी जो आज जिस धुन पे हम पाकिस्तानी गाते हैं, आजकल जौन-सा है हमारे कभी कराची के अंदर, कभी डिफरेंट जगहों पर हम आजकल पाकिस्तान का तराना गा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो पाकिस्तान का तराना की जिस धुन के ऊपर हम गाते हैं, वो धुन चागला साहब ने 1949 के अंदर जौन-सी है वो बनाई थी। वो कब बनाई थी? 1949 के अंदर बनाई थी और ये सारे जौन-से इसके रिलेटेड सवाल हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम देखें अगर यहाँ पे, तो अब हमारे पास क्या होगा डिफरेंट, बाकी चीज़ें तो वो चीज़ें तो वैसे रिपीट हो जाएँगी। चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको, एक तरह से वो चीज़ें क्या हो जाएँगी, रिपीट हो जाएँगी। वो रिपीट क्या हैं कि जब पाकिस्तान बना, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने कौन-सी एजेंसी को जॉइन किया था? ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान ने 7 सितंबर 1947 को एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन किया था पाकिस्तान ने, ठीक है? 7 सितंबर को 1947 को एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्या है हेडक्वार्टर इटली के अंदर, रोम के अंदर है, उसको पाकिस्तान ने सबसे पहले जॉइन किया। और फिर पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को 1947 को 1947 को 1947 को 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान 57th मेंबर बन गया। मैं बोल भी तो रहा हूँ। 57th मेंबर ऑफ यूएनओ, 57th मेंबर ऑफ यूएनओ जौन-सा है पाकिस्तान कब बना? ठीक है। पाकिस्तान 57th मेंबर ऑफ यूएनओ कब बना? 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ को जॉइन किया। और मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने ही सिर्फ उस दिन जॉइन नहीं किया था 30 सितंबर को, यमन ने भी पाकिस्तान के साथ ही उसी दिन जॉइन किया था। यमन ने भी पाकिस्तान के साथ जॉइन किया था यूएनओ को। और ओनली कंट्री जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी वो अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान ने क्या किया था? अपोज़ किया था पाकिस्तान की मेंबरशिप। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या की थी? अपोज़ की थी। ठीक है? अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मेंबरशिप जौन-सी है वो क्या की थी? अपोज़ की थी। उसके बाद जौन-सा है
उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अब क्या है, अब यहाँ 2-3 चीज़ें और याद रख लो। 1-2 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सबसे पहले जो फॉरेन हेड है, फॉरेन हेड, फर्स्ट फॉरेन हेड, हेड ऑफ स्टेट टू विज़िट पाकिस्तान। जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का विज़िट किया था 1947 के अंदर, वो अमीर कुवैत था, अमीर कुवैत। ये सवाल पूछा जाता है, अमीर कुवैत। कब इसने विज़िट किया था? 1947 के अंदर, ठीक हो गया? सबसे पहले पाकिस्तान जौन-सा है, वो कौन से सरबराह है मुल्क ने, कौन सा मुल्क का सरबराह था जिसने पाकिस्तान का विज़िट किया था? वो अमीर कुवैत था, उसने 1947 को जौन-सा है उसका विज़िट किया था पाकिस्तान का, ठीक हो गया? उसके बाद 1950 के अंदर इंडोनेशिया का एक प्रेज़िडेंट था, उसका नाम था अहमद सुकरानो। 1950 के अंदर अहमद सुकरानो ने भी पाकिस्तान का फिर विज़िट किया था, अहमद सुकरानो। अहमद सुकरानो कौन था? ये प्रेज़िडेंट ऑफ इंडोनेशिया था, ठीक है? स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इंडोनेशिया का सदर पहली दफ़ा आया था, ये कौन था? अब यहाँ चलो एक सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेज़िडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं? फॉरेन हेड जौन-सा है, अमीर कुवैत क्या था? वो प्रेज़िडेंट नहीं था, वहाँ बादशाहत चलती है, ठीक है? कुवैत के अंदर बादशाहत चलती है। तो वो पहला जौन-सा है ना, अगर आपसे पूछेंगे, अब यहाँ सवाल क्या है? अगर सवाल आएगा कि फर्स्ट प्रेज़िडेंट टू विज़िट पाकिस्तान, तो वो है अहमद सुकरानो, इंडोनेशिया। फर्स्ट प्रेज़िडेंट टू विज़िट, लाज़मी नहीं है कि प्रेज़िडेंट हेड ऑफ स्टेट भी हो। लेकिन अगर वो पूछें कि फर्स्ट फॉरेन हेड टू विज़िट पाकिस्तान, तो वो अमीर कुवैत होगा। क्यों? क्योंकि अमीर कुवैत क्या है? वहाँ के बादशाह है। वहाँ बादशाहत चलती है, तो वहाँ बादशाह है, वो प्रेज़िडेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि पहला प्रेज़िडेंट जिसने पाकिस्तान का विज़िट किया, तो वो कौन था? वो आपने याद रखना है, वो आपका प्रेज़िडेंट कौन था? इंडोनेशिया का सदर था अहमद सुकरानो। अगर हेड ऑफ स्टेट लिखा होगा या क्या कहते हैं बादशाह लिखा होगा या फॉरेन हेड लिखा होगा, तो फिर आप अमीर कुवैत के ऊपर ही क्लिक करोगे, ठीक हो गया? और उसके बाद तीसरा जो बंदा जिसने पाकिस्तान का विज़िट किया था, ये हुआ था जनवरी के अंदर विज़िट। फिर अप्रैल 1950 के अंदर जौन-सा है आपका रज़ा शाह पहलवी साहब आए थे। ईरान के ये सदर हैं, थे रज़ा शाह पहलवी साहब। तो स्टूडेंट्स इससे भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पहलवी। तो रज़ा शाह पहलवी कौन है? ये भी बादशाह थे वहाँ के, ठीक है? रज़ा शाह पहलवी। तो रज़ा शाह पहलवी जौन से हैं ये 1950 के अंदर आए। फिर ये आए 1900, दोबारा यहाँ लिखता हूँ 1954 के अंदर दोबारा आए। जब ये 1950 में दोबारा आए ना, तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो मैंने आपको पहले बताया है कि 13 अगस्त 1954 को ये पाकिस्तान आए और 13 अगस्त 1954 को पाकिस्तान ने अपना अडॉप्ट किया था कौमी तराना। तो पहली दफ़ा कोई हेड ऑफ स्टेट जो पाकिस्तान आया हो और उसकी आमद पर जब कौमी तराना बजाया गया, वो कौन थे? वो ईरान के सरबराह थे, उनका क्या नाम था? रज़ा शाह पहलवी, ठीक है? और हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने रेडियो पाकिस्तान के ऊपर खुद आकर ये कौमी तराना पहली दफ़ा पढ़ा था, रज़ा शाह पहलवी की आमद के मौके पर 1954 के ऊपर। तो ये वो वाहिद वो थे। जी, 2 दफ़ा ये आए थे पाकिस्तान, 1 दफ़ा 1950 में आए थे और उस वक़्त नेवी का बैंड वग़ैरह बजाया गया था, ठीक है? लेकिन जब ये 1954 में आए, तो फिर इनकी आमद के ऊपर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने रेडियो पे जाकर तराना पढ़ा और तब जौन-सा है पाकिस्तान का तराना अडॉप्ट भी हो गया और तब से अभी तक पाकिस्तान का जो तराना है, वही बजता आ रहा है। अब ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। फिर एक और सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले पाकिस्तान को किसने रिकॉग्नाइज़ किया? फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज़ टू रिकॉग्नाइज़ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, वो कौन था? वो था आपका ईरान, ठीक है? वो कौन था? वो था ईरान। पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था, वो है ईरान। वो कौन है? वो है ईरान जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। और पहला मुल्क जिसने फर्स्ट कंट्री टू ओपन एम्बेसी, अपनी एम्बेसी जौन-सी है इन पाकिस्तान, वो कौन था? वो भी आपका ईरान था। पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया वो कौन था? वो ईरान था। और पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी खोली वो भी ईरान था। और फर्स्ट मुल्क जहाँ पाकिस्तान ओपन्ड इट्स एम्बेसी, पाकिस्तान ने जहाँ अपनी एम्बेसी खोली, इट्स एम्बेसी, वो कौन था? वो था इजिप्ट। तो ये सवाल 2 आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले किस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर जौन-सी है अपनी एम्बेसी खोली, वो कौन था? वो आपके पास था, वो है आपके पास ईरान और उसी ने ही पाकिस्तान को सबसे पहले क्या था, तस्लीम भी किया था। लेकिन
सबसे पहले पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी कहाँ ओपन की? सबसे पहले पाकिस्तान ने जो अपनी एम्बेसी ओपन की वो कहाँ की? वो मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर जो-सा है वो अपनी एम्बेसी पाकिस्तान ने ओपन की। और उसके बाद जो-सा है, उसके बाद पाकिस्तान ने जो यूएन था जहाँ पाकिस्तान 30 नवंबर को पाकिस्तान उसका मेंबर बना था, वहाँ पाकिस्तान ने फर्स्ट एम्बेसडर भेजा अपना, फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएन। पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन की तरफ पहला एम्बेसडर कौन था? फर्स्ट यूएन रिप्रेजेंटेटिव, या इनको एम्बेसडर लिख लो या रिप्रेजेंटेटिव लिख लो, उनका नाम था पतरस बुखारी। पतरस बुखारी। पतरस बुखारी पाकिस्तान की तरफ से पहले एम्बेसडर थे, या पाकिस्तान के पहले रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन की तरफ, ठीक है? ये पाकिस्तान की तरफ से क्या थे? पहले रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन की तरफ। और अभी पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, करंट करंट अभी कौन है? इनकम्बेंट कौन है? वो है मुनीर अकरम। वो कौन है? मुनीर अकरम, ठीक है? मुनीर अकरम। और फर्स्ट विमेन एम्बेसडर टू यूएन पाकिस्तान जो-सी हैं, वो कौन है? वो हैं आपकी, जो कि अब डॉन के अंदर आजकल कॉलम लिखती हैं, उनका नाम है मलीहा लोधी। उनका क्या नाम है? मलीहा लोधी। खान साहब जब आए थे तब यही थी पाकिस्तान की एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, और उसके बाद जो-सा इनको हटा दिया गया, और इनके हटाने के बाद अब मुनीर अकरम साहब को लगा दिया गया, ठीक है? तो ये हमारे करंट के हवाले से था, लेकिन हमने जो याद रखना है वो ये है कि पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन कौन है? वो है पतरस बुखारी। उनका क्या नाम है? उनका नाम है पतरस बुखारी। उसके बाद पतरस बुखारी साहब हमारे पास हो गए, और उसके बाद यहाँ एम्बेसडर के हवाले से 2-3 चीज़ें और लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये सवाल सारे पूछे जाते हैं। एक तो फर्स्ट एम्बेसडर, फिर उसके बाद हमारे पास जौन-सी हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट एम्बेसडर ये हो गए, फिर हमारे पास एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट, एम्बेसडर टू फर्स्ट फर्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अबू अल हसन अस्फ़हानी। उसका क्या नाम है? अबू अल हसन अस्फ़हानी। ये कौन थे? ये भाई साहब पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर का क्या नाम था? अबू अल हसन अस्फ़हानी, ठीक हो गया? और उसके बाद जौन-सा है पाकिस्तान का, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की पहली फीमेल एम्बेसडर, फर्स्ट विमेन एम्बेसडर, पहली क्या थी? यू पहली क्या थी हमारे पास? यूएस। यार ये यूएस लिखा हुआ है, यूएस है। यूएन बताया है अभी पतरस बुखारी साहब। पहले रिप्रेजेंटेटिव या पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन की तरफ कौन थे? वो थे पतरस बुखारी। और अमेरिका की तरफ कौन थे? अबुल हसन अस्फ़हानी, ठीक है? और पहली विमेन एम्बेसडर पाकिस्तान की तारीख के अंदर कौन थी? वो थी जो कि नीदरलैंड, जिसको अब पहले हॉलैंड कहा जाता था, नीदरलैंड की तरफ पाकिस्तान ने सफ़ीर लगाया था उनको। उनका नाम था, क्या कहते हैं, उनका नाम तो आई थिंक शैला, उनका असल नाम तो शैला था, लेकिन जो हम जानते हैं उनको नाम से, उनका नाम था बेगम बेगम राना लियाकत अली खान। राना राना लियाकत अली खान। लियाकत अली खान की बीवी थी लियाकत अली खान। बेगम राना लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान की फर्स्ट वीमेन एम्बेसडर थी। इनको नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड जौन-सा है वो भी कहा जाता था, नीदरलैंड की तरफ जौन-सा है ये इनको पहली एम्बेसडर बनाया गया था, और इनका असल नाम था शाइला। इनका क्या नाम था असल? शाइला, SHEILA, शाइला। शाइला पता नहीं ईरन, शाइला ईरन होगा पूरा नाम, IREN, शाइला ईरन। ये इनका पूरा नाम था। लियाकत अली खान की ये बीवी थी। और उसके बाद जौन-सा है ये क्या है? ये पाकिस्तान की पहली और ओनली, ये कौन है? बेगम राना, फर्स्ट स्लैश ओनली, नाम है उनका राना। ये राना नहीं है, राना है। रे आइन नून अलिफ, ये राना है, राना इनका नाम है। ये राना नहीं है, राना, ठीक है? ये जो राणा है ना, राणे होते हैं, राजपूत राणे, ये राणे नहीं है, ये राना है, राना, ठीक है? जैसे एक हमने वो पढ़ा था ना, सना, सना एक होता है, सना एक है, सनआ, मैंने बताया था सौद नून आइन अलिफा, सनआ, ठीक है? तो ये वो है, मैंने ये देखा यहाँ ये लगाया है, एपॉस्ट्रोफी लगाई है। तो ये क्या है? राना लियाकत अली खान, ये इनका नाम है। फर्स्ट एंड ओनली गवर्नर ऑफ, ओनली विमेन गवर्नर ऑफ सिंध, पहली और ओनली सिंध की गवर्नर जो औरत रही हैं, वो कौन है? वो बेगम राना लियाकत अली खान है, जो कि 1973 के अंदर सिंध की गवर्नर बनी थी, फीमेल। 1973 के अंदर ये सिंध की गवर्नर बनी थी, पहली
और आखिरी, मतलब आखिरी तो नहीं, शायद और भी आगे बने, लेकिन पहली और अभी तक एक ही औरत हैं जो कि सिंध की गवर्नर या किसी भी पाकिस्तान के गवर्नर के ओहदे पर रही हैं। वो कौन है? बेगम राना लियाकत अली खान है। वो उनका पहला नाम था, वो इनका पहला नाम था। ये इनका पहला नाम था, इनका पहला नाम था। ये मेरे ख़्याल में इनका ताल्लुक था, क्या कहते हैं, ईरान से आई थिंक। तो ये थी भी इनका, आई थिंक कोई, मेरे ख़्याल में रिलिजन भी कोई और था। तो ये उनका पहला नाम था, फिर इन्होंने चेंज कर लिया था, ठीक है? अच्छा जी। तो 1973 के अंदर, 1973 के अंदर जो-सा है ये फर्स्ट वुमन, या क्या कहते हैं, ओनली वुमन अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो कि किसी भी सूबे की गवर्नर रही हैं, उनका क्या नाम है? बेगम राना लियाकत अली खान, ठीक हो गया? बेगम राना लियाकत अली खान जो-सा है। तो वो आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? उसके बाद हमारे पास अब लियाकत अली खान है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जौन से हैं वो क्या हैं? लियाकत अली खान साहब हैं। तो अब जो लियाकत अली खान है हमारे पास, तो वो क्या करेंगे? वो हमारे पास एक काम करेंगे, वो, अब मैंने बताया आपको कि हमारे पास क्या था? हमारे पास ये था कि रेफ्यूजीज़ का मसला था। अब जो रेफ्यूजीज़ का मसला था ना, जो हमारे पास क्या था? रेफ्यूजीज़ का मसला था। वो रेफ्यूजीज़ का मसले में ये हुआ कि अब जो मुसलमान थे, उनको वहाँ मार पड़ रही थी इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज़ पे ज़ुल्म हो रहे थे, ठीक हो गया? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, जो पाकिस्तान में उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे लियाकत अली खान, और जो इंडिया के अंदर उस वक़्त नेहरू साहब थे, व जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? उन दोनों ने मिलकर क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम बैठकर एक मुआहिदा करते हैं, और ये जो रेफ्यूजीज़ हैं, इनको हम माइनॉरिटीज़ को यकीन दिलाते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं, और यकीन क्या दिलाते हैं कि आप लोगों के ऊपर एक-दूसरे के मुल्क के अंदर कोई आपके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, और आप लोग क्या हैं, इंसानों की तरह एक-दूसरे के मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन हम करेंगे। तो इस मुआहिदे को अमली जामा पहनाने के लिए एक लियाकत नेहरू पैक्ट होता है अप्रैल 1950 के अंदर। अप्रैल 1950 के अंदर क्या होता है? लियाकत लियाकत नेहरू पैक्ट। लियाकत नेहरू पैक्ट होता है अप्रैल 1950 के अंदर, और ये किस लिए हुआ है? ये होता है टू सेफगार्ड माइनॉरिटी राइट्स, टू सेफगार्ड माइनॉरिटी माइनॉरिटी राइट्स। जो माइनॉरिटी राइट्स थे, उनको सेफगार्ड करने के लिए ये पैक्ट होता है, और ये सवाल जो-सा है वो पूछा जाता है। ठीक हो गया? उसके बाद इससे पहले जो-सा है लियाकत अली खान, अब आप आपके हैं। तो लियाकत अली खान जनवरी 1949 के अंदर, जनवरी 1949 के अंदर एक एक्ट लेके आते हैं जिसका नाम है परोडा। जिसका क्या नाम है? परोडा। तो ये सवाल पूछा जाता है कि परोडा क्या है? तो परोडा का मतलब है पब्लिक, परोडा का क्या मतलब है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके ईस्ट पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा, इस परोडा ने क्या किया था? इसने इफ़ेक्ट किया था ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को। ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इसने इफ़ेक्ट किया, और उससे क्या हुआ? बहुत सारे जो आपके जो पॉलिटिशियंस थे वो इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो गए, और जिसकी वजह से फिर क्या हुआ? जो-सा है एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि बंगाल था, ईस्ट बंगाल था, उसके अंदर एक काफ़ी रिज़ेंटमेंट पाई गई पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है? तो ये परोडा कब लेके आए? ये सवाल पूछा जाता है। तो 1949 के अंदर, 1949 के अंदर लियाकत अली खान साहब जौन से हैं, वो ये परोडा का जो एक्ट था, जो परोडा का एक्ट था, वो जौन से हैं वो लेकर आए थे, परोडा का एक्ट। और इससे इफ़ेक्ट किसको हुआ? इससे इफ़ेक्ट जो हुआ वो ईस्ट पाकिस्तान लियाकत अली खान साहब जौन से हैं उनको हुआ। अब हमारे पास क्या चल रहा है? ये तो कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें थी जो कि हमने देखी। बस हो गई? बताया तो है कि ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करना था। अच्छा जी, चलो बस करते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें लिख लो सिर्फ़ लास्ट, सिर्फ़। अब गवर्नर जनरल थे हमारे पास जिन्ना साहब। जिन्ना साहब फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो जिन्ना साहब जौन से हैं, जो जिन्ना साहब हैं आपके, वो आपके हमने देखा 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ हो गई। जिन्ना साहब की कब डेथ हुई? 11 सितंबर 1948 को डाइड, ठीक है? 1948 को उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई।
अब क्या हुआ, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कायदे आजम थे, मैं लिखवा देता हूँ, जिन्ना, मिस्टर जिन्ना। मिस्टर जिन्ना जो से हैं वो 14 अगस्त से 14 अगस्त से 1947 से 11 सितंबर 1948 तक रहे, 1 साल 28 दिन। कितने गवर्नर रहे? 1 ईयर 28 दिन, 28 28 दिन और 1 साल वो गवर्नर रहे। फिर आए हमारे पास ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो-सा है, ये 14 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1948 से 14 सितंबर 1940 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1951 तक जो-सा ये गवर्नर रहे। अब क्या होगा, अब हमारे पास अक्टूबर के अंदर लियाकत अली खान को शहीद कर दिया जाएगा और 51 के अंदर इनको फिर क्या किया जाएगा, गवर्नरशिप से हटा के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाएगा। तो ये हम कल देख लेंगे। ये जौन से हैं, ये आपके 3 साल और 33 दिन गवर्नर रहे। 3 साल और 33 डेज़ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आपके सेकंड गवर्नर रहे। ये कौन है? सेकंड गवर्नर। अब थर्ड आएँगे आपके गुलाम मोहम्मद। उनका क्या नाम है? उनका नाम है गुलाम मोहम्मद। अब गुलाम मोहम्मद साहब जौन से हैं, ये 17 अक्टूबर 1951 से लेकर ये कब तक रहे? 7 अगस्त 1955 तक ये रहे और ये 3 साल और 294 डेज़ ये आपके क्या बने? ये आपके गवर्नर जनरल रहे। और लास्ट और फोर्थ कौन से हैं गवर्नर जनरल लास्ट? सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा कौन है? लास्ट गवर्नर जनरल। इन्होंने आपका जौन-सा है 7 अगस्त को इन्होंने हल्फ उठाया, 7 अगस्त को ये आए, 7 अगस्त 1955 को ये आए और ये कब तक रहे? जब तक पहली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आई और पहली कॉन्स्टिट्यूशन जौन-सी है वो आपकी कब आई? वो क्या कहते हैं आपकी अल्लाह भला करे आई 23 मार्च को। 23 मार्च 1956 तक आपके सिकंदर मिर्ज़ा जौन से हैं, 1 सेकंड 23 मार्च 1956 तक ये रहे और ये कितने दिन रहे? ये 229 डेज़ सिर्फ गवर्नर जनरल रहे, ठीक है? 229 डेज़ जौन से हैं ये गवर्नर जनरल रहे और 229 डेज़ रहे। अब खुद देखो और मुझे बताओ कि इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है? शाइस्ता इकरामुल्लाह। अच्छा बताता हूँ। अच्छा सिकंदर मिर्ज़ा जौन से हैं ये आपके क्या हुए? शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट हुए और गुलाम मोहम्मद सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, ठीक है? लॉन्गेस्ट ये सवाल पूछे जाते हैं। शॉर्टेस्ट सिकंदर मिर्ज़ा और गुलाम मोहम्मद जौन से हैं वो लॉन्गेस्ट। तो ये आपने ये भी साथ लिख लें, ये सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों को, ठीक है? किसी ने पूछा कि सर शाइस्ता इकरामुल्लाह कौन थे? तो ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक ये भी मेंबर थी, बंगाल से इनका ताल्लुक था। तो जौन सा है ये पाकिस्तान की एम्बेसडर ये भी रही हैं। ये क्या है पाकिस्तान की? ये पाकिस्तान की भी एम्बेसडर रही हैं, जौन सी हैं मेरे ख्याल के मुताबिक ये हाँ, ये बल्कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान का डेलीगेट जाता है ना, उसकी मेंबर थी। उसका ये हिस्सा है शाइस्ता इकरामुल्लाह। तो इनके भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, शाइस्ता इकरामुल्लाह जौन सी हैं ये। ठीक है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा जी, तो यहाँ तक चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। अब हम कल देखेंगे हमारे पास कि लियाकत अली खान जौन से हैं, उनको अक्टूबर में उनकी डेथ होती है। फिर हमारे पास जौन-सी है एक बेसिक जब हमारे पास 9 मार्च को ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं सॉरी 9 मार्च कह रहा हूँ मेरे बार-बार 9 मार्च आ रहा है, 7 मार्च को ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जौन-सी है, उसी दिन जौन-सा है एक कमेटी बनती है 24 रुकनी कमेटी, ठीक है? 24 रुकनी कमेटी और उसका काम क्या होता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनानी होती है, ठीक है? उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी होती है
और उस कॉन्स्टिट्यूशन के को देखने के लिए अब हम देखेंगे कि आगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, फिर हमारी और वज़ीर-ए-आज़म कैसे चेंज हुए बीच में। अभी तक हमने 4 गवर्नर जनरल, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिसेस और 4 और एक सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पड़े हैं, वो हैं लियाकत अली खान। तो अक्टूबर 1951 के अंदर इनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, लियाकत बाग जो क्या कहते हैं, पिंडी के अंदर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमारे पास आगे सिस्टम जो है वो कैसे चला। ठीक है? तो नहीं, आप लोग मेरी बात ये समझे नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली डिफरेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिफरेंट है, लेजिस्लेटिव पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहली बनी थी, पाकिस्तान की जो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली अगर मैं कहूँ बनी थी, तो वो आपकी अगर अल्लाह भला करे बनी थी, इलेक्शन आपके जो हुए हैं, वो तो 1970 के अंदर हुए हैं। पहले पाकिस्तान के जो एडल्ट फ्रेंचाइज़ के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, वो तो 1970 के अंदर हुए हैं और पाकिस्तान की जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाई, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई है और वही आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है? उससे पहले जौन-सी आपके तो ना प्रॉपर इलेक्शन हुए हैं उस तरह से। हाँ, सूबाई इलेक्शन हुए हैं। सूबाई इलेक्शन आपके हुए हैं। सूबाई इलेक्शन जौन से हैं वो हुए हैं। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जौन-सी है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी ही आगे चलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आगे चलेगी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगी। जब 1956 के अंदर आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी, उसके बाद ये ऑटोमैटिकली लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी। फिर यही असेंबली क्या करेगी आपकी कानून वगैरह पास किया करेगी। तो ये चीज़ समझ लो कि असेंबली वही है, मेंबर्स भी वही हैं, लेकिन पहले उनको मैंडेट क्या मिला है लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और फिर जौन-सा है उसको हाँ, 1956 के अंदर फिर उसके बाद दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो 1962 का आईन बनाएगी, ठीक है? फिर 1962 का आईन बनाएगी तो फिर उसके बाद भी असेंबली चलती रहेगी, लेकिन फिर वो क्या काम करेगी? वो लेजिस्लेशन का काम करेगी, ठीक हो गया? इसी तरह इलेक्शन की जौन-सी आप बात कर रहे हो, इलेक्शन जौन-सा है पाकिस्तान में ऑफिशियल जो फर्स्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे, वो थे 1970 के इलेक्शन, जो पूरे पाकिस्तान में हुए थे। उससे पहले इलेक्शन होते रहे हैं, याद रखिएगा। उससे पहले 1951 के अंदर सबसे पहले इलेक्शन, ये भी सबसे पहले इलेक्शन कब हुए हैं? 1951 के अंदर पंजाब के अंदर, ये प्रोविंस के अंदर इलेक्शन थे। 1951 के अंदर पंजाब में सबसे पहले इलेक्शन हुए हैं, ठीक हो गया? फिर पंजाब के बाद कहाँ हुए हैं? एनडब्ल्यूएफपी में इलेक्शन हुए हैं, ये भी 1951 में हुए हैं। फिर बंगाल के अंदर हुए हैं आपके इलेक्शन, ये प्रोविंसेस की सतह पर थे, 1954 के अंदर हुए हैं, ठीक हो गया? 1953 के अंदर आपके सिंध के अंदर इलेक्शन हुए हैं। तो ये इलेक्शंस आपके पहले क्या थे? होते रहे हैं। ये इलेक्शंस आपके होते रहे हैं, लेकिन ये क्या थे? प्रोविंसेस की हद तक थे। वज़ीर आला नया चूज़ कर लिया, वहाँ की असेंबलीज़ बन गई। लेकिन कौम मुल्क की सतह पर पहला इलेक्शन आपका 1970 का होगा। ये जब 1970 पे पहुँचेंगे तो तब बताऊँगा, ठीक है? 1900 हाँ, यहाँ प्रोविंशियल असेंबलीज़ जौन-सी हैं, वो बनती रहीं। यहाँ एमपीएज़ सेलेक्ट होते रहे, एमपीएज़, ये एमपीएज़ सेलेक्ट होते थे। तो एमएनएज़ जौन-से हैं, वो पहली दफ़ा 1970 के इलेक्शन के अंदर जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, वो 1970 के इलेक्शन के अंदर जो एडल्ट फ्रेंचाइज़ क्या होती है कि 18 साल से ऊपर वाले सारे लोग जौन से हैं वो वोट डाल सकें, उसको क्या कहते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज़, ठीक है? एडल्ट फ्रेंचाइज़ के ऊपर पूरे मुल्क में जो इलेक्शन हुए हैं, वो 1970 के अंदर इलेक्शन हुए हैं, ठीक हो गया? उससे पहले ये इलेक्शन हुए हैं 1951 में, ये सवाल पूछा जाता है सबसे पहले इलेक्शन पंजाब में हुए हैं। ये सारे इलेक्शन हैं सूबाई सतह पर और बाकी जो इलेक्शन 1970 के होंगे, वो आपके कौमी सतह पर होंगे, ठीक हो गया? और कोई सवाल हो? ये लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला क्लियर हो गया आपको? किसका सवाल था ये? ये सवाल था जी सामिया का। सामिया क्लियर हो गया आपका? चलो जी, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो?